हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एमआरएस केबीएस एनबीएस टीबीजीटी पीजीटी की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग दोस्त शिवाजी को देख रहे हैं। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी को देख रहे हैं दोस्त। तो शिवाजी को हम लोग फर्स्ट पार्ट शिवाजी का देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं शिवाजी का प्रशासन। तो आइए देख लेते हैं शिवाजी के प्रशासन में क्या क्या उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की थी। आइए देख लेते हैं। तो शिवाजी का प्रशासन भैया, शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। राजा या छत्रपति यह प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक था। अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति था। शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था तथा उसके सचिवों के रूप में कार्य करता था। सामान्यतः मंत्रियों का कार्य शिवाजी के निर्देशों का पालन करना और उनके अपने विभागों की निगरानी करना मात्र था। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, तो ये कौन सा अधिकारी होता था दोस्तों? यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। राजा का अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करना था। सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे अपनी मुहर लगाता था। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे अगला अधिकारी देख लेते हैं। तो अगला अष्टप्रधान के दूसरे अधिकारी कौन थे? तो अमात्य एवं मजूमदार। यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। इसका मुख्य कार्य आय व्यय के सभी लेखों की जांच कर उसे हस्ताक्षर करना होता था। तीसरा अधिकारी वाकिया या नवीस अथवा मंत्री था। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। वर्तमान गृह मंत्री जिसे कहा जा सकता है। चौथा अधिकारी था सुरु नवीस अथवा सचिव। राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना तथा परगनों के हिसाब की जांच करना आदि। अगला दवीर या सुमन था। यह विदेश मंत्री होता था। छठवां सेनापति अथवा सरे नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध इसके प्रमुख कार्य थे। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। अगला न्यायाधीश था। यह मुख्य न्यायाधीश होता था। राजा के बाद इसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के समस्त दीवानी अथवा फौजदारी के मामले में आते थे। विभागीय दायित्वों के निष्पादन के साथ साथ ही 3 मंत्री, पेशवा, सचिव, मंत्री वाकिया नवीस को बड़े प्रांतों का प्रभारी बनाया जाता था। अगला देखते हैं। अष्टप्रधान में पंडित राव अथवा न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक कमान संभालनी पड़ती थी। चिटनीस, पत्राचार, लिपिक, मुंशिक भी महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो एक प्रकार के सचिव का कार्य करते थे। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत राज प्रतिनिधि के अधीन होता था, जो राजा की मर्जी पर बना रहता था। अगला देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, प्रांतों को परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। स्वराज्य प्रदेश सीधे शिवाजी का अधीन था। राजगीर प्रथा समाप्त कर दी गई थी तथा अधिकारियों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला आगे है भैया सेना। तो शिवाजी की सेना कैसी थी दोस्त? तो शिवाजी ने एक नियमित तथा अस्थायी सेना रखी। सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना 2 भागों में विभक्त थी। वरगीर वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और
शस्त्र लिए जाते थे। अगला है शिलेदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। अगला 25 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी होती थी। 25 घुड़सवार एक हवलदार के अधीन होते थे। 5 हवलदार एक जुमलादार के अधीन होते थे। 10 जुमलादार एक हजारी के अधीन होते थे। 5 हजारी एक पंच हजारी के अधीन होते थे। 5 हजारी सर ए नौबत के अधीन होते थे। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी होते थे। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे, जिन्हें किले में 3 अधिकारी होते थे: हवलदार सर ए नौबत, सबनीस हवलदार सर ए नौबत मराठा तथा सबनीस ब्राह्मण होते थे। आगे देख लेते हैं दोस्त सबनीस ब्राह्मण। तो सबनीस ब्राह्मण नागरिक, सैनिक और राजस्व प्रशासन देखता था। रसद और सैनिक सामग्री की देखभाल रखना कारखाना नवीस करता था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन देख लेते हैं दोस्त। राजस्व प्रशासन शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि के ठेके पर देने प्रथा को त्याग दिया। भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था तथा किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। केंद्रीय अधिकारी द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता था। आरंभ में शिवाजी पैदावार का 33% लगान वसूल करवाया, परंतु बाद में स्थानीय करों और चुंगियों को माफ करने के बाद उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। नए इलाके बसाने को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी दोस्त। लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। शिवाजी के निर्देशानुसार 1679 में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारण हुआ। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को सर्फ और मौजों में बांटा गया था। तर्फ का प्रधान कारकून कहलाता था। प्रांत का अधिकारी सूबेदार कहलाता था। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल और जिले के प्रमुख यादेश पांडे होते थे। आगे देखते हैं दोस्त भूमि की पैमाइश रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब से किया जाता था। खेतों का विवरण रखने के लिए भूस्वामियों को कबूलियत ली जाती थी। राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण देकर तथा बेकार भूमि पर खेती करने के लिए पहले कोई कर न देकर प्रोत्साहन करते थे। चौथ तथा सरदेशमुख मराठा कराधान प्रणाली में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ और सरदेशमुखी थे। चौथ के विषय में इतिहासकारों में एकमत नहीं है। रानाडे के अनुसार चौथ सैन्य कर था, जो तीसरी शक्ति आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता था। सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था। यदुनाथ सरकार के अनुसार यह मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाता था। चौथ कर विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज 1/4 भाग के रूप में वसूला जाता था। सरदेशमुखी यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला 1/10 होता था, जो एक अतिरिक्त कर था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख प्रधान मुखिया होने के नाते लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी कर लेने का अधिकार था। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार देसाइयों तथा देशमुखों का मुखिया सरदेशमुख कहलाता था। न्याय प्रशासन देख लेते हैं दोस्त।
तो शिवाजी का न्याय प्रशासन कैसा था? तो न्याय प्रशासन पुराने किस्म का ही था। गांव के आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल किया करता था। तो न्याय विभाग का एक प्रमुख अधिकारी कौन था? पटेल था। जो आज के तहसीलदार के समान होता था। दीवानी और फौजदारी के मामलों की अपील की सुनवाई ब्राह्मण न्यायाधीश करते थे। उनके निर्णय प्राचीन स्मृतियों के आधार पर किए जाते थे। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी, जो संभवतः शिवाजी की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई थी। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।